नमस्कार। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली का हाल तो यह है कि यहाँ जैसे आग बरस रही है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ का पारा 49 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ऐसा हाल सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों का ही नहीं है। IMD यानी कि इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक देश के 17-18 हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां का पारा 48 के पार गया। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान के फलोदी में 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा में पारा 48.4 डिग्री रहा। दिल्ली के कई इलाकों में 49 डिग्री तक पारा जा पहुंचा। पंजाब के बठिंडा में 48.4 डिग्री, उत्तर प्रदेश के झांसी में 48.1 डिग्री और मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 48.7 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका। और यह हाल सिर्फ मैदानी इलाकों का ही नहीं है, पहाड़ों में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। अब हिमाचल, नाम सुनते ही लगता है यहाँ का वातावरण ठंडा ठंडा होगा, 24 घंटे ठंडी हवाएं बहती होंगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मंडी में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया। मंडी में यानी कि दिल्ली से ये इलाके किसी भी मायने में अब कम नहीं है। और ये वो इलाके हैं जहां कभी घरों में होटल या होटलों में घरों में पंखा तक देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब इन पहाड़ी इलाकों में पंखा तो छोड़िए, हर कमरे में AC लगे हुए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। साल 2023 में एक आर्टिकल आया था जिसमें साल 2023 को जून से अगस्त को हॉटेस्ट समर एवर का दर्जा दिया गया। ऐसा एक आर्टिकल नासा की तरफ से भी रिलीज किया गया जिसमें यह बताया गया, द समर ऑफ 2023 वाज अर्थ्स हॉटेस्ट सिंस ग्लोबल रिकॉर्ड्स बिगेन इन 1880। सिर्फ नासा ही नहीं, CNN ने भी ऐसा ही कुछ आर्टिकल पब्लिश कर लोगों को आगाह किया था। तो ये तो थी 2023 की बात। लेकिन जब 2024 आया तो और आर्टिकल्स ने भी आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा, which says in 2024 the world experienced the warmest January on record। 2023 की कंडीशंस को देखते हुए ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि आने वाला साल इससे भी ज्यादा गर्म होगा, और वही हुआ। आमतौर पर जनवरी कूलेस्ट मंथ होता है, लेकिन इस बार ये हॉटेस्ट जनवरी की कैटेगरी में पहुंच गया। और सिर्फ जनवरी ही नहीं, यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एजेंसी कोपर्निकस ने फरवरी को भी हॉटेस्ट फरवरी ऑन रिकॉर्ड की कैटेगरी में शामिल किया। यहाँ तक कि BBC ने भी फरवरी को वार्मेस्ट फरवरी का दर्जा दिया। ये इतना गर्म था कि इसने 2016 का अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साल 2024 का मार्च भी हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया। यानी कि पिछले 11-12 महीनों से गर्मी बढ़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देश इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इससे हाहाकार मचा हुआ है। अदर एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। जुलाई 2022 में ब्रिटेन रिकॉर्डेड इट्स हॉटेस्ट एवर डे, जब यहाँ पर टेम्परेचर पहली बार 40 डिग्री पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की 2020 में मोस्ट सीरियस बुश फायर के बारे में तो आपने सुना ही, जो इतनी फेटल थी कि उसे ब्लैक समर का नाम दिया गया, जिसकी वजह से 11,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई और ये आग 16 घरों को खा गई। और ये आग सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से लगी। यही नहीं, इस बार तो हद बात तब हुई जब जनवरी में गुलमर्ग जैसी जगह, जहां पर टूरिस्ट सिर्फ इसलिए पहुंचते थे ताकि उनको बर्फ देखने को मिले, लेकिन इस साल जनवरी में गुलमर्ग सूना ही रह गया। उत्तराखंड की आग जो इतने दिनों तक फैली रही, वो भी कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह से ही इतने दिनों तक बुझाई नहीं जा सकी। तो आपको क्या लगता है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बाकी नेचुरल कंडीशंस को तो अगर हम हटा भी दें तो इस भीषण गर्मी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम और आप जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। हीट इंडेक्स को कम करने की बजाय हम उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अब सबसे पहले समझिए कि ये हीट इंडेक्स है क्या। तो एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, पसीना उतनी देर से सूखेगा। और गर्मी को ठीक तरीके से नापने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर करना होगा। जब दोनों को एक साथ नापकर गर्मी का लेवल निकाला जाता है, तब इसको कहते हैं हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स बताता है कि आखिर बाहर कितनी गर्मी है और बॉडी को कितनी हीट फील हो रही है। तो हीट इंडेक्स अगर रेड है तो इसका मतलब है एक्सट्रीम डेंजरस सिचुएशन, यानी कि अगर आप बाहर निकले हीट स्ट्रोक होने का खतरा हो सकता है। क्या इतनी गर्मी में जी पाना आसान है? क्या इस गर्मी से बचाव का कोई तरीका नहीं? और क्या हीट इंडेक्स को कम किया जा सकता है?
जवाब है हाँ। बढ़ती गर्मी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ थोड़े से बदलाव करने की। तो सबसे पहले तो हमें एसी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। पर अब ये सवाल फिर से आएगा कि अगर एसी बंद हो जाएगा तो इतनी गर्मी में जिएंगे कैसे? ये बात भी गौर करने वाली है कि घरों में लगे हुए एसी और एसी प्लांट्स की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ रहा है। अब देखिए, हम घरों में और ऑफिस में एसी चलाते हैं, ऐसे में हमारे घर तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एसी घर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, दुनिया में मौजूद हर जगह का वही हाल। अब ऐसे में सोचिए, जितना एसी चलेगा उतनी गर्म हवा बाहर निकलेगी, और ये सब हवा आखिर जाती कहाँ है? जाहिर है हमारे एनवायरमेंट में, टर्निंग द वर्ल्ड इनटू अ हीटेड गैस चेंबर। सिर्फ घरों के एसी ही आपके एनवायरमेंट को गर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं या गाड़ी के एसी से बाहर की तरफ निकलने वाली गर्म हवा, ये सब एनवायरमेंट को गर्म नहीं बेहद गर्म बना रहे हैं। और अगर घरों और ऑफिस में एसी ना चलाएं तो आखिर करें क्या? काम कैसे करेंगे? इसका एक ही जवाब है कि बेसिक स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। हम अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए पेड़ों को काट कर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर देते हैं, और इन इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए उनमें कंक्रीट की दीवारें नहीं, कांच की दीवारें बना देते हैं। नो डाउट ये कांच की दीवारें लगती तो खूबसूरत है, और साथ ही डे लाइट बिल्डिंग में आने का एक अच्छा सोर्स भी होती है, लेकिन इन शीशों से आने वाली सूरज की डायरेक्ट किरणें आपके पूरे ऑफिस को गर्म कर देती है, जिसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब सोचिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एसी प्लांट्स लगते हैं, तो ये भी सोचिए, एक बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए कितनी गर्म हवा बाहर निकलकर एनवायरनमेंट को गर्म करती है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि अपने घरों और ऑफिसेज को ठंडा रखने के चक्कर में दुनिया की 10% पावर सिर्फ इसी चीज पर खर्च हो रही है। 10% ऊर्जा सिर्फ ठंडा रखने के चक्कर में खर्च हो रही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर काफी असर पड़ रहा है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इसकी खपत 3 गुना तक ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अर्बन एरियाज में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हाईवेज बने हुए हैं जिसमें एस्फाल्ट बिछा हुआ है। वो जगह बाकी जगहों से ज्यादा गर्म रहती है, इसलिए ऐसी जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर वो सभी चीजें मिलेंगी जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। साथ ही इतनी सारी कंक्रीट की बिल्डिंग्स के चलते यहाँ ना तो प्रॉपर हवा आती है, ना ही वेंटिलेशन होता है। दिन भर ये हीट एब्जॉर्ब होती रहती है। यही वजह है कि शाम होते होते ये पूरी हीट जब बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी भट्टी में बैठे हो। अब इस बात का अंदाजा आप यूं लगाएं कि जहां बिल्डिंग्स कम हो, वहां हमेशा पेड़ों से घिरे रहने वाली जगहें या ग्रीनरी ज्यादा हो, वहां का टेम्परेचर हमेशा कंक्रीट जंगल से 4 से 6 डिग्री तक कम होता है। और वो फर्क आप खुद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट जंगल दिन भर हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद शाम से उसे रेडिएट करते हैं। अब इमारतों को खूबसूरत बनाने के चक्कर में हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखना भूल जाते हैं। एसी का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए इमारतें ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन हो, ताकि हवा आर पार हो सके। जैसे कतर में कई इमारतें ऐसी हैं जहां विंड टावर बने हुए हैं। ईरान और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये टेक्निक सदियों से चली आ रही है। ये विंड टावर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिनसे ताजी हवा बिल्डिंग के अंदर आती है और गर्म हवा बाहर निकल जाती है। इससे आपका घर या ऑफिस हमेशा ठंडा रहता है। दूसरा पॉइंट, घर को और घर की छतों को सफेद रंग से पेंट किया जाए, क्योंकि सफेद रंग कम हीट एब्जॉर्ब करता है। इससे घर के अंदर का तापमान हमेशा 3 से 4 डिग्री कम रहेगा। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए घर को सोच समझ कर बनवाएं। घरों में प्रॉपर खिड़की और रोशनदान हो ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके। घर के ऊपर छज्जा बनाने से भी डायरेक्ट सनलाइट आपके घरों पर नहीं पड़ती। घर के आसपास या घर की छत को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दें। ऑटोमेटिकली यहाँ का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री कम हो जाएगा। अब एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा जिससे घर और ऑफिस भी ठंडा रहे और एनवायरनमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और ये तरीका है रेडिएंट कूलिंग का। जी हाँ, रेडिएंट कूलिंग। ये वो तकनीक है जिसमें आप एसी का खर्चा भी बचाएंगे और आसपास के एनवायरनमेंट को भी बचा सकेंगे। अब ये जानिए कि बिना एसी के ये रेडिएंट कूलिंग आखिर काम कैसे करती है। दरअसल इमारत बनाते समय दीवारों के अंदर पानी के पतले पतले पाइप्स लगाए जाते हैं। दीवारों में पानी जब गुजरता है ऑटोमेटिकली घर ठंडे रहते हैं। हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी आपको नई जरूर लगती होगी, लेकिन ये आइडिया काफी पुराना है। पुराने जमाने में भारत में राजा महाराजाओं के जो किले हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, उनके आसपास हमेशा वाटर बॉडीज होती या पानी के चैनल्स बनाए जाते थे। और इनसे महलों में इतने झरोखे होते थे, महल होते थे उस जमाने में, उसमें झरोखे इतने सारे हुआ करते थे कि पानी से होती हुई ठंडी हवा इन झरोखों से सीधी
जिससे ये महल हमेशा हवादार और ठंडे रहते हैं। सिंगापुर में रेडिएंट कूलिंग जैसी तकनीक बहुत पहले से चल रही है, जहां पर जमीन के नीचे एक एयर कंडीशनर लगाया गया है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एसी है। इसमें जमीन के नीचे पानी को ठंडा किया जाता है और पाइप के जरिए इसे बड़े बड़े होटल्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स, लाइब्रेरीज में पहुंचाया जाता है। ये पानी के पाइप्स इन बिल्डिंग्स की दीवारों के अंदर फिटेड होते हैं, जिससे ये इमारतें गर्मी में भी तरीके से ठंडी रहती हैं। ये बिल्कुल रेडिएंट कूलिंग की तरह काम करती है। ये तरीका काफी कारगर है। इससे ना तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है और ना ही पैसे का। ये टेक्नोलॉजी आपकी एसी की खपत को कम करेगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम कर देगी। ये तकनीक नई बनने वाली बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स पुरानी हैं उनमें बेहतर क्षमता वाले, अच्छे ग्रेड वाले, अच्छी रेटिंग वाले एसीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज कम हो। मानना यह है हमारा कि सरकार को रेडिएंट कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शंस के दौरान इस कूलिंग सिस्टम के साथ ही बिल्डिंग्स बने, यानी ये कूलिंग सिस्टम हर नई इमारत में इंस्टॉल किया जा सके, और जो ना करे उसके खिलाफ भारी जुर्माना और बिल्डिंग सील कर देने जैसे कदम उठाने चाहिए। पूरे शहर का टेम्परेचर अगर ठीक रखना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, पार्क बनाने, अपनी कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, ताकि हीट वेव का इम्पैक्ट कम हो सके। एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैदल चलेंगे, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे, और ग्रीन जोन इतना हो कि शहर में लोग धूप में बाहर निकलने से घबराएं नहीं। तो अब तो डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारें इस बात पर ज्यादा जोर दे रही हैं कि शहर को कैसे ग्रीन बनाया जाए, कैसे लोगों को घरों से बाहर निकालकर साइकिलिंग जैसी चीजों को प्रमोट किया जाए। जी हाँ, जब लोग घरों से निकले तो आवागमन के लिए साइकिलिंग का यूज करें, साइकिल्स इस्तेमाल करें। इसी को देखते हुए दिल्ली में तो ई साइकिलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इतनी तपती गर्मी में लोग साइकिलिंग करेंगे कैसे। एनवायरनमेंट को देखते हुए कई कंट्रीज अब ग्रीन जोन पर काम कर रही हैं। Being green reflects how much a country cares about preserving and restoring the natural environment and its resources as well as the health of its citizens, जिनमें से डेनमार्क सबसे ग्रीन कंट्री के रूप में सामने आया। शायद इसीलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरे नंबर पर आता है। डेनमार्क के लोग सबसे ज्यादा खुश बताए जाते हैं, दूसरे नंबर पे से इंडेक्स में आते हैं। अब जाहिर है एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। चिपचिपी गर्मी में एक तो पसीना परेशान करता है, ऊपर से गर्म हवाएं जला देती है। अब ऐसे में लोग चिड़चिड़े नहीं होंगे तो आखिर क्या होगी। अपने आसपास की जगहों और अपने शहर को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही हमारी भी। हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो हर साल इससे भी बुरी हीट वेव से हम जूझते रहेंगे। सोचिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।